गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। आशा रखता हूँ कि आगे जो 3 लेक्चर लिए हुए बायोमॉलिक्यूल के वो आपको समझ में आए होंगे। आज हम बायोमॉलिक्यूल का चौथा और आखिरी लेक्चर लेने जा रहे हैं जिसका नाम है एंजाइम। ठीक है, आज हम समझेंगे कि एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम जो है, एंजाइम का जो डेफिनेशन है एंजाइम का, तो एंजाइम क्या है? बायो कैटालिस्ट। क्या है? बायो कैटालिस्ट। एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं, बायो कैटालिस्ट होते हैं, वो स्पेसिफिक होते हैं, वो स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, तो जो बायो कैटालिस्ट से क्या मतलब है? कैटालिस्ट क्या होते हैं? कैटालिस्ट बेसिकली ऐसे सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं विदाउट गोइंग एनी चेंजेस, विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंजेस। तो बायो कैटालिस्ट आपके बॉडी में होते हैं। जो आपके आसपास कैटालिस्ट कौन है? जैसे कि आप स्टूडेंट हो, आप टेक्स्ट बुक से कोई पार्ट पढ़ना चाह रहे हो, कोई टॉपिक समझना चाह रहे हो, लेकिन आपको टॉपिक समझ में नहीं आती। ठीक है, और टीचर जब आपको टॉपिक समझाते हैं तो वो आपको जल्दी से समझ में आ जाता है। तो टीचर यहाँ पे आपके लिए कैटालिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन बायो कैटालिस्ट मतलब आपके बॉडी के अंदर वो है, प्रोटीन इन नेचर है। प्रोटीन इन नेचर से क्या मतलब है कि जैसे टर्शरी स्ट्रक्चर था प्रोटीन का, वो 3D स्ट्रक्चर है, उसके अंदर बॉल ऑफ वूल लाइक है, काफ़ी सारे क्रीवाइसिस है। तो जो क्रीवाइसिस और पॉकेट है वो एंजाइम की एक्टिव साइट की तरह काम करते हैं। स्पेसिफिक इन एक्शन है। स्पेसिफिक मतलब क्या? जैसे कि मान लो कि एमाइलेज है, एमाइलेज है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है। लाइपेज है वो सिर्फ लिपिड पे काम करेगा। एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एंजाइम की, वो है थर्मोलेबाइल। वो क्या है? थर्मोलेबाइल। तो थर्मोलेबाइल से क्या मतलब है? वो हीट सेंसिटिव होते हैं। मतलब जो बॉडी का टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। नॉर्मली वो ऑप्टिमली एक्टिव होते हैं 37 to 40 डिग्री में। उससे जब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो फिर वो डीनेचर हो जाते हैं और उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, तो एंजाइम क्या है? बायो कैटालिस्ट है, प्रोटीन इन नेचर है, स्पेसिफिक इन एक्शन है एंड थर्मोलेबाइल है। ठीक है, तो ये था एंजाइम का डेफिनेशन। अभी इसमें कुछ एक्सेप्शन है, इसमें कुछ एक्सेप्शन है जो हम समझेंगे। एक्सेप्शन में क्या है? जैसे मैंने बताया कि एंजाइम थर्मोलेबाइल है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है थर्मोलेबाइल, मतलब वो हीट सेंसिटिव होते हैं। लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे हैं जैसे जो ऑर्गेनिज्म एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर में रहते हैं। ठीक है, एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर कहाँ पे पाया जाता है? हॉट वेंट्स एंड सल्फर स्प्रिंग, ये वो एरिया है जहाँ पे एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर्स होता है। तो ऐसे एरिया में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनके पास जो एंजाइम होते हैं वो बहुत हाई टेम्परेचर में भी एक्टिविटी मेंटेन करते हैं। इवन 80 to 90 डिग्री टेम्परेचर होगा तो भी एक्टिविटी मेंटेन करेंगे। तो ऐसे एंजाइम को हम बोलेंगे थर्मोस्टेबल। क्या बोलेंगे? थर्मोस्टेबल बोलेंगे। और थर्मोस्टेबल एंजाइम किस में पाए जाते हैं? थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म में। कहाँ पे? थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ऐसा कोई एग्जाम्पल है? ऐसा एग्जाम्पल एक है टैक पॉलीमरेज। एक एग्जाम्पल है टैक पॉलीमरेज जो बैक्टीरिया में पाया जाता है, जो बैक्टीरिया में पाया जाता है। वो थर्मोस्टेबल एंजाइम है। ठीक है, अभी एक एंजाइम की और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कि एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ठीक है, एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ये एंजाइम की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, राइबोजाइम। इसमें भी एक्सेप्शन है, राइबोजाइम। राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या समझा? एंजाइम क्या है? बायो कैटालिस्ट, प्रोटीन, स्पेसिफिक एंड थर्मोलेबाइल। प्रोटीन में जो एक्सेप्शन है राइबोजाइम है और थर्मोलेबाइल में
जो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म में थर्मोस्टेबल एंजाइम पाए जाते हैं लाइक टेक पॉलीमरेज, वो उसमें एक्सेप्शन है। अभी जो इनऑर्गेनिक कैटालिसिस होता है और ऑर्गेनिक कैटालिसिस जो एंजाइमेटिक कैटालिसिस है, इनऑर्गेनिक और एंजाइमेटिक कैटालिसिस, उस दोनों में क्या फर्क है? जो इनऑर्गेनिक कैटालिसिस है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में भी होता है, लेकिन जो एंजाइमेटिक कैटालिसिस है वो हाई टेम्परेचर में नहीं होता, क्योंकि हाई टेम्परेचर में प्रोटीन डीनेचर हो जाते हैं। ठीक है। अभी जो केमिकल कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड उसमें दो तरह के रिएक्शन होते हैं। जो केमिकल कंपाउंड है उसमें दो तरह से चेंज आती है, एक है फिजिकल और एक है केमिकल। तो फिजिकल में क्या होता है कि कंपाउंड अपना शेप चेंज करता है, कंपाउंड अपना शेप चेंज करता है, लेकिन उसके बॉन्ड नहीं टूटते, उसके बॉन्ड नहीं टूटते। जबकि केमिकल में बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, और नए बॉन्ड बनते हैं। तो केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल आपके पास क्या है? जैसे आइस था, आइस से वाटर हो गया और वाटर से वेपर बन गया। ठीक है। अभी जो आपके किताब में एक इनऑर्गेनिक रिएक्शन दिया हुआ है, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, उससे बनता है बेरियम सल्फेट प्लस 2H2O। तो ये इनऑर्गेनिक रिएक्शन है। ठीक है। अभी जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे स्टार्च का हाइड्रोलिसिस होकर ग्लूकोज बनता है, स्टार्च का हाइड्रोलिसिस होकर ग्लूकोज बनता है। अभी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, मतलब जो प्रोडक्ट यूनिट टाइम में जो बनती है उसको रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। ये रेट को आप वेलोसिटी बोल सकते हो, रेट को आप वेलोसिटी बोल सकते हो अगर डायरेक्शन स्पेसिफिक किया हुआ है, अगर डायरेक्शन स्पेसिफिक किया हुआ है तो रेट को आप वेलोसिटी भी बोल सकते हो। अभी एंजाइम का इंपॉर्टेंस क्या है? एंजाइम का इंपॉर्टेंस क्या है? एंजाइम के बिना आप अपनी लाइफ नहीं सोच सकते, उतना इंपॉर्टेंस है आपके बॉडी में एंजाइम का। मानो कि अगर मैं एक रिएक्शन लेता हूं, एक रिएक्शन लेता हूं, जैसे H2O प्लस CO2 है, उससे H2CO3 बनता है। अभी जो H2CO3 है वो कार्बोनिक एसिड है। ठीक है। अगर इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम जो ये रिएक्शन कैटालाइज करता है उसका नाम है कार्बनिक एनहाइड्रेज, उसका नाम है कार्बनिक एनहाइड्रेज। तो इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेट, ये जो H2CO3 है उसके 200 मॉलिक्यूल पर आवर बनते हैं। ठीक है। 200 मॉलिक्यूल पर आवर बनते हैं। लेकिन अगर मैं इसके अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज डाल दूं या उसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊं तो 600,000 मॉलिक्यूल पर सेकंड बनेंगे, 600,000 मॉलिक्यूल पर सेकंड बनेंगे। मतलब कार्बनिक एनहाइड्रेज इस रिएक्शन को ऑलमोस्ट 10 मिलियन टाइम्स तक बढ़ा देता है। तो एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन बहुत ही फास्ट होते हैं, इसीलिए एंजाइम को बोला जाता है कैटालिस्ट और बायोकैटालिस्ट। ठीक है। अभी जो आपके बॉडी के अंदर मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन होते हैं, मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ आइदर सेम एंजाइम और डिफरेंट एंजाइम,
उसको आप बोलते हो मेटाबॉलिक पाथवे। उसको क्या बोलते हो? मेटाबॉलिक पाथवे। मल्टी स्टेप रिएक्शन जो सेम एंजाइम या डिफरेंट एंजाइम से होता है उसको बोलते हो मेटाबॉलिक पाथवे। तो ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे आपके बॉडी में, मान लो कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज से 2 यूनिट ऑफ पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड अगर 2 यूनिट बना तो ये मेटाबॉलिक पाथवे है। तो इसमें बहुत सारे एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अभी अगर आपके बॉडी में O2 प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये ग्लूकोज पायरुवेट बनाता है या पायरुविक एसिड बोलते हो वो बनाता है। लेकिन अगर O2 एब्सेंट है, अगर O2 एब्सेंट है तो ये बनाएगा लैक्टेट, ये बनाएगा लैक्टेट या लैक्टिक एसिड। क्या बनाता है? लैक्टेट या लैक्टिक एसिड बनाता है। यही सेम चीज अगर ईस्ट के अंदर हो रही है, ईस्ट के अंदर फर्मेंटेशन में, ईस्ट के अंदर फर्मेंटेशन हो रहा है, तो यही सेम रिएक्शन बनाएगा इथानॉल, यही सेम रिएक्शन बनाएगा इथानॉल। मतलब डिफरेंट कंडीशन के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें समझ में आ गई आपको? अच्छा, ये तो हो गई एंजाइम के लिए कुछ बेसिक बातें, ठीक है। अभी एंजाइम काम कैसे करता है, एंजाइम काम कैसे करता है वो हम देखेंगे। तो एंजाइम का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, काम कैसे करेगा, ठीक है। तो एंजाइम काम करता है बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। दूसरा है कि इट फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, इट फेवर फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। अच्छा, तो ये 2 चीजें हम समझेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है और ट्रांजिशन स्टेट क्या है, ठीक है। यहां पे आपका ग्राउंड स्टेट है, यहां पे आपका ग्राउंड स्टेट है, और आपकी किताब में ऐसे ग्राफ दिया हुआ है। ये रिएक्शन हो रही है और यहां पे एनर्जी है, यहां पे एनर्जी है, ठीक है। एक और ग्राफ ऐसे दिया हुआ है। सबस्ट्रेट है, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी है एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अभी ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये जो रिएक्शन हो रहा है वो एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है, और ये जो रिएक्शन हो रहा है वो विदाउट एंजाइम इन्वॉल्वमेंट है। तो आप देख सकते हो कि एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम काफी कम है, ठीक है। तो ये जो इसका टॉप मोस्ट पार्ट है ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये क्या है? ट्रांजिशन स्टेट है। तो जो एनर्जी सबस्ट्रेट को ग्राउंड स्टेट से ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचने के लिए चाहिए उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी।
और एंजाइम क्या करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर सकता है और एंजाइम की फेवर में ही ट्रांजिशन जोन फॉर्म होता है और ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है। अभी ये है प्रोडक्ट, ये है प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आपका प्रोडक्ट ग्राउंड स्टेट से नीचे फॉर्म हो रहा है तो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और मानो कि यहाँ कहीं प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होता, मतलब ग्राउंड स्टेट से ऊपर अगर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होता तो ऐसे स्टेट को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट रिलीज होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब होती है। अभी जो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट जो है वो स्टेबल है एंड लो एनर्जी स्टेट है, जबकि ट्रांजिशन स्टेट जो है वो अनस्टेबल है और हाई एनर्जी स्टेट है, ठीक है। तो ये तो थी एंजाइम काम कैसे करता है, ठीक है। एंजाइम क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और ट्रांजिशन जोन को फेवर करता है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट को फेवर करता है। अभी मानोगे इसके जो कैटालिसिस होती है, कैटालिसिस, ठीक है ना, कैटालिसिस साइकिल, कैटालिसिस साइकिल क्या है? तो सबसे पहले क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ आगे जुड़ जाता है। सबस्ट्रेट अटैचेस विथ एंजाइम ऑन एक्टिव साइट। कहाँ पे अटैच होता है? एक्टिव साइट पे। जब सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे अटैच होता है तो एंजाइम में कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस आती है। एंजाइम अपना शेप चेंज करता है ताकि सबस्ट्रेट उसके अंदर अच्छी तरह से फिट हो सके, सबस्ट्रेट उसके अंदर अच्छी तरह से फिट हो सके, कन्फर्मेशनल चेंजेस, ठीक है। अभी जब इसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस हो के ये अच्छी तरह से फिट हो जाता है तो क्या होता है? जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होते हैं, पुराने बॉन्ड, और नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। क्या होता है? नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है? इससे प्रोडक्ट बन जाता है। इससे क्या बनता है? प्रोडक्ट बन जाता है। और जो चौथा स्टेज है उसमें क्या होता है? प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है, प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है और एंजाइम फ्री हो जाता है दूसरे रिएक्शन के लिए। एंजाइम क्या होता है? फ्री हो जाता है दूसरे रिएक्शन के लिए। तो ये जहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं वही ट्रांजिशन स्टेट है, वही ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है। तो आपको कैटालिटिक साइकिल समझ में आ गई होगी। उसमें क्या होगा? एंजाइम होगा, वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है, ठीक है। जब सबस्ट्रेट अटैच हो जाता है एंजाइम के साथ तो एंजाइम के अंदर कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं जिससे सबस्ट्रेट उसके साथ अच्छी तरह से फिट हो सके। सबस्ट्रेट एक बार फिट हो गया तो ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है? पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, तो इससे बनता है प्रोडक्ट। फिर अंत में क्या होता है? प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है और प्रोडक्ट रिलीज होने के बाद एंजाइम फ्री हो जाता है अगले रिएक्शन के लिए। तो ये है कैटालिटिक साइकिल, इसको बोलते हैं कैटालिटिक साइकिल। अभी जो एंजाइम का जो मैकेनिज्म है, इसमें जो सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच हुआ तो उसमें भी कुछ थियरीज है, जैसे पहले ये मानते थे, सबसे पहले थियरी आई थी लॉक एंड की मॉडल की, लॉक एंड की मॉडल। दूसरी थियरी आई इंड्यूस्ड फिट। तीसरी थियरी आई सबस्ट्रेट स्ट्रेन। ठीक है, आपके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये, लेकिन आप इतना याद रखो कि सबसे पहले ये मानते थे कि एंजाइम एक रिजिड स्ट्रक्चर है, तो उसके अंदर जो एक्टिव साइट है उसके फॉर्म में अगर सबस्ट्रेट होगा तो ही वहाँ पे अटैच हो पाएगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ
कि नई थियरी आई इंड्यूस फिट मॉडल की। तो इंड्यूस फिट मॉडल क्या कहता है कि जो सबस्ट्रेट होता है जब एक्टिव साइट पे अटैच होता है तो एंजाइम के अंदर कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं, मतलब जो एक्टिव साइट है वो फ्लेक्सिबल है, वो सबस्ट्रेट को अपने अंदर फिट कर लेती है। तीसरी थियरी जो आई वो सबस्ट्रेट स्ट्रेन थियरी आई, मतलब सबस्ट्रेट जो होता है वो अपना शेप चेंज करता है एंजाइम की एक्टिव साइट में फिट होने के लिए। तो ये अलग अलग थियरियाँ हैं जो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में है। सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थियरी है इंड्यूस फिट मॉडल, ठीक है, इंड्यूस फिट मॉडल। अभी हमने मैकेनिज्म देख ली, उसके बाद का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले आएंगे टेम्परेचर, एंड पीएच। दूसरा आएगा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। तीसरा आएगा इनहिबिटर्स। और कुछ इसके अलावा भी है, जैसे कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है तो एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन भी इफेक्ट करता है। फिर जो टेम्परेचर, पीएच, उसके अलावा जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से जो प्रोडक्ट बनते हैं वो भी उसके फैक्टर्स को, एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। लेकिन अपने लिए नीट के लिए ये सिर्फ इतना याद रखना जरूरी है कि टेम्परेचर एंड पीएच, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड इनहिबिटर। अभी 1 बाय 1 देखेंगे, ठीक है। तो हर एक एंजाइम की एक्टिविटी के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पर्टिकुलर पीएच जहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, जहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। तो जिस टेम्परेचर या पीएच पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है उसको बोलते हैं ऑप्टिमल टेम्परेचर। उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड ऑप्टिमल पीएच, ठीक है। अगर आपका टेम्परेचर उससे कम होता है या आपका टेम्परेचर उससे ज़्यादा होता है तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। सिमिलरली इन पीएच ऑल्सो। सो टेम्परेचर अगर कम होगा तो एंजाइम इनएक्टिविटी की तरफ जाएगा। टेम्परेचर अगर ज़्यादा आप बढ़ाओगे तो प्रोटीन या एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे और डीनेचर होने की वजह से उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। जैसे हम अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी में 37 to 40 डिग्री टेम्परेचर में ज़्यादातर एंजाइम ऑप्टिमली एक्टिव होते हैं, ठीक है। अगर टेम्परेचर 50 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो डीनेचरेशन चालू हो जाती है और 70 डिग्री पे कंप्लीटली डीनेचर्ड हो जाते हैं, मतलब एक्टिविटी उसका कंप्लीटली चला जाता है। पीएच के बारे में भी, जो हमारे बॉडी का नॉर्मल पीएच है जो 7.4 है ब्लड का पीएच, ठीक है। तो 7.4 के आसपास इसकी एक्टिविटी ऑप्टिमल होती है। लेकिन जब पीएच बहुत ज़्यादा बढ़ता है या कम हो जाता है तो वो इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे कि अगर आप पेप्सिन मान लो तो पेप्सिन को काम करने के लिए एसिडिक पीएच चाहिए। अल्कलाइन फॉस्फेटेज मान लो तो उसको काम करने के लिए अल्कलाइन पीएच चाहिए। ये कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन ज़्यादातर पीएच 7.4 के आसपास ही ऑप्टिमली एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर और पीएच में ऐसा है।
अभी थोड़ा ध्यान देना, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का। तो आप मान लो कि ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, और ये है वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी। सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ता है तो रिएक्शन जो वेलोसिटी होती है वो बढ़ती जाती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो स्टेबल हो जाती है। इसको बोलते हैं प्लेटू, इसको बोलते हैं प्लेटू, ठीक है। और जहाँ पे ये प्लेटू आता है उसको बोलते हैं वी मैक्स, उसको बोलते हैं वी मैक्स। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन आपके पास जो एंजाइम है वो फिक्स है, ठीक है। तो अगर सारे एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो गए तो क्या हो गया? एंजाइम सैचुरेट हो गए। अगर एंजाइम सैचुरेट हो गए तो नए एंजाइम तो सबस्ट्रेट के साथ अटैच होने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो आप वी मैक्स से ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ नहीं सकती, वो एक प्लेटू है, ठीक है। एक आपके एनसीईआरटी डायग्राम बनाया हुआ है जहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है के एम, वर्ड लिखा हुआ है के एम, और यहाँ पे लिखा है हाफ वी मैक्स, यहाँ पे लिखा है हाफ वी मैक्स। तो इसका क्या मतलब है? जो के एम है वो है मिकेलिस मेंटेन कांस्टेंट, ठीक है। क्या है? मिकेलिस मेंटेन कांस्टेंट। इससे इसका मतलब ये हुआ कि जिस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम हाफ होती है, मतलब हाफ वी मैक्स, ठीक है, उस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को बोला जाता है मिकेलिस मेंटेन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का। इसके बाद तीसरा है इनहिबिटर, तीसरा है इनहिबिटर्स। तो कुछ केमिकल होते हैं, कुछ केमिकल होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। अच्छा, तो जो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं या एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप करते हैं उनको कहा जाता है इनहिबिटर, उनको कहा जाता है इनहिबिटर। और प्रोसेस को कहा जाता है इनहिबिशन। क्या बोलते हैं? इनहिबिशन, ठीक है। तो ये इनहिबिशन में दो तरह के होते हैं, कॉम्पिटिटिव, एक नॉन कॉम्पिटिटिव। आपकी किताब में कॉम्पिटिटिव दिया हुआ है तो हम सिर्फ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पढ़ेंगे, ठीक है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो अगर किसी केमिकल के साथ मैच होता है, केमिकल के साथ मैच होता है, मतलब केमिकल का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर सबस्ट्रेट जैसा ही है तो एंजाइम को वो केमिकल लगता है कि सबस्ट्रेट है, तो जो केमिकल है दैट कॉम्पेट्स विद अ सबस्ट्रेट टू बाइंड विथ एंजाइम, और क्या होता है कि वो केमिकल एंजाइम के साथ बाइंड हो जाता है, तो सबस्ट्रेट तो खुला रह जाता है। तो सबस्ट्रेट अगर अटैच हुआ नहीं एंजाइम के साथ तो एंजाइम का एक्शन कहाँ से होगा? तो इसीलिए एंजाइम की एक्टिविटी डिक्लाइन हो जाती है। सबस्ट्रेट को अटैच होना था लेकिन कोई और अटैच हो गया, इसीलिए एंजाइम की एक्टिविटी नहीं हो पा रही। अभी आपकी किताब में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट, ठीक है। तो अभी क्या होता है ना कि सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, वो करता क्या है कि जो सक्सिनेट होता है
उसको फ्यूमरेज में कन्वर्ट करता है, उसको फ्यूमरेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो सक्सिनेट का और मेलोनेट का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम है, इसीलिए ये जो मेलोनेट है वो अगर सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज पे जाके अटैच हो जाता है तो ये रिएक्शन हो नहीं पाती, तो इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। एक सिंपल बात आपको बता देता हूँ कि कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट पे अटैच होता है। मानो कि ये एंजाइम है, ये एंजाइम है, इसमें ये पॉकेट और क्रिवाइसिस है, उसको एक्टिव साइट बोलते हैं, उसको एक्टिव साइट बोलते हैं। और उसकी सामने की साइट को बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट, इसकी सामने की साइट को बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। तो जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं वो अटैच होते हैं एक्टिव साइट पे, जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर अटैच होते हैं एलोस्टेरिक साइट पे। ठीक है, ये जस्ट फॉर जनरल नॉलेज है आपके। तो ये था फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन। ठीक है, अभी हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझेंगे कि एंजाइम का क्लासिफिकेशन दिया किसने है। एंजाइम का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट। ठीक है, इसने दिया हुआ है एंजाइम का क्लासिफिकेशन। अभी एंजाइम को टोटल आपकी किताब के हिसाब से 6 क्लास में बांटा गया है, जबकि लेटर ऑन 2018 में 7 क्लास बनाए गए हैं एंजाइम के। ठीक है, तो इसी 7 तक है इसका क्लासिफिकेशन और 6 क्लास आपकी किताब में दिए हुए हैं। अभी जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री था, उन्होंने क्या किया कि एक एंजाइम कमीशन बनाया। आपकी किताब में लिखा हुआ है एंजाइम कमीशन नंबर, तो कई लोगों को ये समझ में नहीं आता ये क्या है। तो बेसिकली एंजाइम कमीशन नंबर इज गिवन बाय एंजाइम कमीशन दैट इज फॉर्म बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो जो एंजाइम कमीशन बनाए उन्होंने ये नंबर दिया, इन्होंने ये नंबर दिया है, ये नंबर है 4 डिजिट का, ये नंबर है 4 डिजिट नंबर है। क्या है? 4 डिजिट नंबर है। तो मानो कि ये 4 डिजिट है। ठीक है, तो 4 डिजिट में जो पहला डिजिट है वो बताता है क्लास ऑफ एंजाइम, सेकंड डिजिट बताता है सब क्लास, थर्ड डिजिट बताता है सब क्लास, और फोर्थ डिजिट बता है सीरियल नंबर ऑफ दैट एंजाइम, सीरियल नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एंजाइम। ठीक है, तो ये 4 डिजिट नंबर है गिवन बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, एंजाइम कमीशन नंबर जिसको बोलते हैं। और ये जो एंजाइम कमीशन नंबर है वो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का है। किसका है? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। तो अभी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन को याद रखने की बहुत ही पॉपुलर ट्रिक है जो सारी किताबों में दी हुई है, उसको आप ऐसे याद रख सकते हो, OTHLIL। पहले यहाँ तक ही याद रखते थे लेकिन अब एक T और ऐड हो गया है। ठीक है, तो पहला जो क्लास है वो है ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज और ऑक्सीडो रिडक्टेजिस। इसको डिहाइड्रोजिनेजिस भी बोला जाता है, डिहाइड्रोजिनेसिस। दूसरा जो क्लास है ट्रांसफरेजिस। तीसरा जो क्लास है हाइड्रोलेसिस। चौथा है लाइजिस। पांचवा है आइसोमरेजिस। छठा है लाइगेजिस और सातवां और आखिरी है ट्रांसलोकेजिस। ठीक है, ट्रांसलोकेजिस। तो ये आपको याद रखने, हम 1 बाय 1 देखेंगे कि इसमें क्या होता है।
सबसे पहले ले लेते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेजिस। ऑक्सीडो रिडक्टेजिस, तो इससे हमको क्या समझ में आता है? ऑक्सीडो रिडक्टेजिस ऐसे एंजाइम है जो कैटालाइज करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को। क्या कैटालाइज करते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को। अभी आपको पता है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब जो रिएक्शन में ऑक्सीजन गेन होता है। रिडक्शन रिएक्शन क्या है? जिसमें ऑक्सीजन लॉस होता है। ठीक है, तो जहाँ पे ऑक्सीजन गेन हो रहा है वहाँ पे हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, उसके ऑपोजिट रिडक्शन रिएक्शन में है। ठीक है, तो आपके किताब में ऐसा दिया हुआ है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन यहां पे हो रही है। उसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है। एक तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज भी इसका एग्जाम्पल है। एक साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये तो हो गई ऑक्सीडो रिडक्टेज की बात, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैटालाइज करता है। दूसरा क्लास है EC2। दूसरा क्लास है EC2 ट्रांसफरेजिस। क्या है? ट्रांसफरेजिस। तो ये क्या करते हैं? उसके नाम से ही पता चल जाता है कि वो कैटालाइज करते हैं ट्रांसफर रिएक्शन को, मतलब ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं, फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, लेकिन अदर देन हाइड्रोजन। आपको ये याद रखना है, दैट कैटालाइज द ट्रांसफर रिएक्शन और ट्रांसफर ऑफ ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन। ठीक है, तो आप मान लो आपके किताब में ऐसे रिएक्शन दिया हुआ है, यहां पे ग्रुप ट्रांसफर हो गया है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ट्रांस अमाइनेज। इसका एग्जाम्पल है ट्रांस अमाइनेज। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ट्रांस अमाइनेज। दूसरा एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो हेक्सोकाइनेज। उसका दूसरा एग्जाम्पल है हेक्सोकाइनेज। ठीक है, तो ये ट्रांसफरेजिस है। तीसरा आएगा O हो गया, T हो गया। तीसरा आएगा H, हाइड्रोलेजिस। हाइड्रोलेजिस। ठीक है, तो ये कैसे एंजाइम है? ये कैटालाइज करते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अभी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जो है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, सॉरी नॉट ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ H2O और वाटर, ये हाइड्रोलिसिस करते हैं। किसका किसका करते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड, ईथर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, CC बॉन्ड, CN बॉन्ड। ठीक है, तो इससे कुछ समझ में आया आपको? ये सारे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर है। तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। ठीक है, जैसे कि आप मान लो कि एक ट्रिप्सिन है, एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, ट्रिप्सिन, अल्कालाइन फॉस्फेटेस। ठीक है, काइमोट्रिप्सिन। तो ये सब एग्जाम्पल है हाइड्रोलिसिस के। ठीक है, चौथा है लाइसिस। चौथा है लाइसिस। तो ये क्या करता है? लाइसिस इज इन्वॉल्व इन कैटालाइटिक रिएक्शन, जो रिमूवल ऑफ ग्रुप करता है। तो रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम अ सबस्ट्रेट एंड हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो ये मतलब कार्बन कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन है, उसके बॉन्ड को क्लीव करता है। ठीक है, क्लीवेज रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। तो ग्रुप को रिमूव कर दिया, ग्रुप को रिमूव कर दिया, डबल बॉन्ड बना लिया। ठीक है, डबल बॉन्ड बना लिया। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? आल्डोलेज। आल्डोलेज इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये लाइसिस रिएक्शन है। इसके बाद आएगा आइसोमरेजिस। इसके बाद आएगा आइसोमरेजिस।
आइसोमरेजिस। तो आइसोमरेजिस नाम से ही पता चल जाता है कि वो कैटालाइज करता है किसको, आइसोमराइजेशन रिएक्शन, मतलब इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल जियोमेट्रिकल पोजिशनल आइसोमर, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं आइसोमराइजेशन रिएक्शन। तो ये कैटालाइज करता है किसको, आइसोमराइजेशन रिएक्शन को। तो इसका एग्जाम्पल आप याद रखोगे, रेटिनॉल आइसोमरेज, रेटिनॉल आइसोमरेज। दूसरा आप याद रख सकते हो फॉस्फोट्रायोस आइसोमरेज, ठीक है। तो आइसोमराइजेशन रिएक्शन को जो कैटालाइज करता है उसको बोलते हैं आइसोमरेजिस। अब इसके बाद आएगा आपका लाइगेजिस, इसके बाद आएगा आपका लाइगेजिस। तो लाइगेजिस, लाइगेज मतलब क्या, लाइगेट करना, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाना। तो ये कैटालाइज करता है लिंकिंग रिएक्शन को, कंपाउंड को लिंक करता है, लिंकिंग रिएक्शन कंपाउंड को लिंक करता है, ठीक है। तो इसमें आपका एग्जांपल आएगा डीएनए लाइगेज, इसमें आपका एग्जांपल आएगा डीएनए लाइगेज। और जो लास्ट ग्रुप है जो आपके किताब में नहीं है, ट्रांसलोकेज, ट्रांसलोकेज जिसको बाद में 2018 में ऐड किया हुआ है। तो ये ट्रांसलोकेज जो है, ट्रांसलोकेज वो क्या करता है, कैटालाइज द ट्रांसफर ऑफ आयन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो वो आयन का ट्रांसफर करता है और ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन, तो उसका लोकेशन चेंज कर देता है, इसीलिए इसको ट्रांसलोकेज बोला गया है, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल है एटीपेज, इसका एग्जाम्पल है एटीपेज, ठीक है। तो ये तो था क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें आप याद रखेंगे, सबसे पहले याद रखेंगे कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट ने ये क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। एंजाइम कमीशन नंबर वो है जिसको एंजाइम कमीशन ने दिया हुआ है। एंजाइम कमीशन किसने बनाया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने, ठीक है। जब एंजाइम कमीशन बना तो उन्होंने 4 डिजिट का नंबर दिया। अभी जो 4 डिजिट थे उसमें पहला डिजिट था क्लास, दूसरा था सब क्लास, तीसरा था सब क्लास और चौथा था सीरियल नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एंजाइम। अभी हम जो एंजाइम का क्लासिफिकेशन है उसको याद रखने के लिए OTH-LIL फॉर्मूला याद रखते हैं। तो O स्टैंड फॉर ऑक्सीडोरिडक्टेज, T है ट्रांसफरेज, H है हाइड्रोलेज, L है लाएज, I है आइसोमरेज और L है लाइगेजिस। लास्ट जो क्लास है वो ऐड किया गया है 2018 में, जिसको बोलते हैं ट्रांसलोकेज। सारे एग्जाम्पल हमने देख लिए, तो ये था क्लासिफिकेशन, ठीक है। अभी एंजाइम का लास्ट टॉपिक है, एंजाइम का लास्ट टॉपिक है कोफैक्टर। कोफैक्टर, ठीक है। तो कोफैक्टर क्या होते हैं, तो ज़्यादातर जो नेचुरली अकरिंग एंजाइम है वो खुद ना खुद अपना काम कर लेते हैं और कैटालिटिक रिएक्शन कर देते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे हैं जिनको अपना काम करने के लिए नॉन प्रोटीन कंपोनेंट भी चाहिए। क्या चाहिए, नॉन प्रोटीन कंपोनेंट भी चाहिए। तो अभी देखें, ये एक एंजाइम है, ये क्या है, एंजाइम है, इसको हम बोलेंगे होलो एंजाइम। क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम। अभी अगर आप इसमें देखने जाओ तो एक पार्ट ऐसे बना हुआ है और एक पार्ट ऐसे बना हुआ है। तो ये है उसका प्रोटीन पार्ट, ये है क्या है, प्रोटीन पार्ट, ये है उसका प्रोटीन पार्ट जिसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम, जिसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम। और ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको हम बोलेंगे कोफैक्टर, उसको हम बोलेंगे कोफैक्टर, ठीक है। तो होलो एंजाइम प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट है, और जो होलो एंजाइम का प्रोटीन पार्ट है उसको एपो एंजाइम कहते हैं और नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको कोफैक्टर कहते हैं। ये कोफैक्टर होलो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोफैक्टर नहीं रहेगा तो कैटालिटिक रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो अभी कोफैक्टर देखते हैं। कोफैक्टर क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट है। कोफैक्टर क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ होलो एंजाइम।
तो कोफैक्टर को हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर और दूसरे हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर। ठीक है, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर में मेटल आयन आएंगे, क्या आएंगे? मेटल आयन। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर में मेटल आयन आएंगे। अच्छा, तो इसमें एग्जाम्पल कौन सा है? जिंक। इसमें एग्जाम्पल है जिंक, जो चाहिए कार्बोक्सी पेप्टिडेज को। किसको चाहिए? कार्बोक्सी पेप्टिडेज को। कार्बोक्सी पेप्टिडेज को भी चाहिए और कार्बनिक एनहाइड्रेज को भी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? मेटल आयन क्या करते हैं कि जो एंजाइम होते हैं उनकी एक्टिव साइट पे जाके अटैच हो जाते हैं और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। जब ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेते हैं तो साथ साथ में ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड सबस्ट्रेट के साथ भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने से एंजाइम की एक्टिविटी या कैटालिसिस चालू हो जाता है। दूसरे हैं ऑर्गेनिक में भी दो तरह के हैं, एक है प्रोस्थेटिक ग्रुप और एक है कोएंजाइम। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप बेसिकली जो एपो एंजाइम होता है उसके साथ एकदम टाइटली बाउंड होता है। कैसा होता है? टाइटली बाउंड। उसको आप कोवैलेंटली बाउंड भी कह सकते हो। और ये ट्रांजिएंट होता है, लूजली बाउंड होता है, लूजली बाउंड और ट्रांजिएंट कोएंजाइम। ठीक है, तो जब एक बार कैटालिटिक रिएक्शन खत्म हो जाती है तो कोएंजाइम एपो एंजाइम से जल्दी अलग हो जाता है, जबकि प्रोस्थेटिक जो ग्रुप है वो उसके साथ टाइटली बाउंड होने की वजह से वहां पे चिपका रहता है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जाम्पल क्या है? सबसे पहले तो ये आप याद रखोगे कि प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, कोएंजाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड है और मेटल आयन इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अभी जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो हमारे मानो कि कैटालेज है, कैटालेज एंड पेरोक्सीडेज। ठीक है, तो कैटालेज एंड पेरोक्सीडेज जो कैटालिटिक रिएक्शन H2O2 के साथ करते हैं उसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप है हीम। ठीक है, उसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप है हीम। और जो कोएंजाइम है, कोएंजाइम मोस्टली इज अ पार्ट ऑफ वाइटामिन्स है। कोएंजाइम जो है वो मोस्टली पार्ट ऑफ वाइटामिन्स है। उसमें आप याद रखोगे कि जैसे NAD है, NADP है, ठीक है, ये है नियासिन का पार्ट, एक FAD है, वो है विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन का पार्ट, ठीक है। तो कोएंजाइम, अभी कोफैक्टर समझ में आ गया। कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट है, पूरा प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन उसको बोलते हैं होलो एंजाइम। जो उसका प्रोटीन पार्ट है उसको एपो एंजाइम बोलेंगे, नॉन प्रोटीन पार्ट को आप कोफैक्टर बोलोगे। ठीक है, कोफैक्टर में भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक है मेटल आयन क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना देते हैं एक्टिव साइट पे, फिर सबस्ट्रेट भी वहाँ पे आगे अटैच होता है और उसके साथ भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं और कैटालिसिस करते हैं। उसका एग्जाम्पल है जिंक। ठीक है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज या कार्बोनिक एनहाइड्रेज को जिंक चाहिए। अभी ऑर्गेनिक पे आ जाओ। ऑर्गेनिक पे हमारे पास दो तरह के कोफैक्टर है, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, एक कोएंजाइम है। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप जो उसके साथ टाइटली बाउंड होता है, एपो एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड, या आप उसको कोवैलेंटली बाउंड भी बोल सकते हो। जैसे कैटालिटिक रिएक्शन कैटालेज एंड पेरोक्सीडेज जो H2O2 के साथ करते हैं उसमें हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप है। जो कोएंजाइम है मोस्टली वाइटामिन्स का पार्ट होते हैं, जैसे आप NAD ले लो, NADP ले लो, वो नियासिन का पार्ट है, और आप FAD ले लो, वो राइबोफ्लेविन का पार्ट है। ठीक है, तो आशा रखता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा और मैं आपको समझाने में सक्षम रहा होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।